नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और मेरे साथ हैं शादाब। आज हम चर्चा करेंगे दो कट्टर दुश्मनों की, राजनीतिक दुश्मन, मतलब आप ऐसा ना समझिए, दो कट्टर राजनीतिक दुश्मन क्या साथ आएंगे। इसमें कई जोड़े हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। दो ऐसी पार्टियां हैं जो कि एक दूसरे के खिलाफ रही हैं, चाहे दिल्ली में देखिए, और कई लोग ऐसा मानते हैं राजनीति पर नजर रखने वाले कि आम आदमी पार्टी का उदय कांग्रेस के बल पे ही हुआ है। जैसा सदाब है, सदाब आप क्या? बिल्कुल, देखिए जैसा कि बाबा ने कहा कि जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस का सारा वोट लेकर चली गई, और जो इसीलिए पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट उत्तर प्रदेश यहाँ दिल्ली में नहीं मिली, और वो जो उसका वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन अभी दो कट्टर दुश्मन एक साथ आ रहे हैं, और खासतौर पे जो समझौते की बात है वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात में चल रही है, गोवा में भी, गोवा में। और आम आदमी पार्टी चाहती है कि उनको इन सब जगहों पे सीटें दिया जाए। तो ये आज का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बातचीत कर रही है। एक ऐसी पार्टी जिसमें कि बहुत सारे कांग्रेस के नेता मानते हैं कि आम आदमी पार्टी उनकी मुख्य विपक्षी पार्टी है दिल्ली में, क्योंकि एक समय दिल्ली में सत्ता में थी कांग्रेस, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने धीरे धीरे करके कांग्रेस को खत्म कर दिया। एक बाबा एक अपडेट आपको और दे दें कि जो दिल्ली में जो लोकसभा की 7 सीटें हैं उसमें आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, और वो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें देने को राजी है। उसके पीछे रीजन ये है कि पिछली बार अगर आप वोट प्रतिशत को देखेंगे तो कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले थे, 20% वोट मिले थे लोकसभा के चुनाव में। आपको सीटें भी बताते हैं कि कौन सी सीटें आम आदमी पार्टी कांग्रेस को देना चाहती है। वो चाहती है कि कांग्रेस उत्तर पूर्वी दिल्ली, चांदनी चौक और नई दिल्ली संसदीय सीट से चुनाव लड़ ले, और बाकी की जो 4 सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी को दे दे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ये भी चाहती है कि हरियाणा में उसको सीटें दी जाएं। पिछली बार वो 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, फरीदाबाद, अंबाला और करनाल, लेकिन इन तीनों ही सीटों पर आम आदमी पार्टी को बेहद कम वोट मिले थे और उनकी जमानत जब्त हुई थी। पंजाब का जो हाल है वो आपको बाबा बताएंगे। पंजाब का हाल काफी महत्वपूर्ण है। पंजाब का हालत जो है, अब आपको इस तरह से समझना होगा कि पंजाब में लोकसभा में अभी 13 सीटें हैं और जिसमें कांग्रेस के 8 सांसद हैं, लेकिन विधानसभा का जब चुनाव हुआ और कांग्रेस को 40% वोट मिले थे उस वक्त, और कांग्रेस जो है अच्छी खासी नंबर में पंजाब में जीत के आई 13 में से 8 सीटों पे। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो जब चन्नी मुख्यमंत्री थे तो विधानसभा में कांग्रेस को बुरी तरह हार मिली और 42% वोटरों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, और आम आदमी पार्टी के पास आज के दिन में 90 से अधिक विधायक हैं और कांग्रेस के पास 18 के करीब विधायक हैं। लोकसभा में एक सांसद जीता था पिछले लोकसभा चुनाव में, आपको याद होगा, और उससे पहले अगर आप 2014 में जाएंगे तो उस वक्त उनको 4 सीटें लोकसभा की मिली थी पंजाब में, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में वो आंकड़ा घट गया और वो सिर्फ एक सीट पर पंजाब में सिमट गए थे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? यहाँ पे दिक्कत ये है कि दोनों पार्टियां बातचीत तो कर रही है, जैसा आपने दिल्ली में बताया कि आम आदमी पार्टी कई सीटें छोड़ने के लिए तैयार है, 3 सीटें छोड़ रही है, ठीक है। लेकिन पंजाब में राय अलग है। पंजाब में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के भी जो स्थानीय नेता है वो आम आदमी के पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी की भी राय ये है कि हम अलग अलग लड़े तो हम कोई भी अपोजिशन को स्पेस नहीं देना चाहते। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार यदि दूसरी तरफ ये तब की परिस्थिति है जब अकाली भी अलग लड़े और बीजेपी भी अलग लड़े, कांग्रेस भी अलग लड़े और आम आदमी पार्टी अलग लड़े, और कहा जा रहा है कि यदि जितनी भी सीटें हम जीतेंगे तो वो बड़े तौर पे आप कहें तो इंडिया अलायंस की ही सीटें मानी जाएंगी। जैसे केरल में या लेफ्ट जीते या फिर कांग्रेस जीते, वो इसी अलायंस में राष्ट्रीय स्तर पे आ जाते हैं। लेकिन वहां पे दिक्कत ये है कि यदि बीजेपी और अकाली मिलके लड़ते हैं तब क्या रणनीति होगी। तब यहाँ पे इस बात की चर्चा हो रही है कि यदि वो दोनों पार्टियां पंजाब में लड़ती हैं, बीजेपी और अकाली, तब जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को गठबंधन करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उनकी ज्यादा संभावना ऐसी बात की है कि बीजेपी और अकाली जो है वो एक साथ पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा की बात कर लेते हैं बाबा। पहले यहाँ पे सीटों की भी बात। अच्छा, बिल्कुल। तो सीटों की बात में ये है वहां पर कि 8 और 6 का आंकड़ा आ रहा है। तो अब 8 और 6 का आंकड़ा कैसे होगा? क्या कांग्रेस 6 सीट पे लड़ने के लिए तैयार होगी? ऐसे में क्या उनके 8 सीटें जीती हुई तो 2 सांसदों का क्या होगा? क्या कांग्रेस के 2 नेता 2 सांसद क्या आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े? ये सारी बातें कही जा रही है। ये सारी बातें अभी जो
दोनों पार्टियों के बीच डिस्कशन चल रहा है, उसमें इन सारी चीजों पर बातचीत चल रही है। लेकिन ये जो है आपको बता दूं कि सेकेंड रंग ऑफ लीडर जो है ना, वो आपस में एक बड़े मीटिंग जिसमें कि खड़गे साहब रहेंगे, अरविंद केजरीवाल रहेंगे और बाकी लोग रहेंगे, उसमें सोनिया गांधी भी रह सकती हैं, राहुल गांधी भी रह सकते हैं, तो उनके लिए एक जमीन तैयार कर रहे हैं कि बातचीत किस लेवल पे जो है सेकेंड रंग लीडर जो बात करते हैं, उसके बाद उस पर कैसे आगे बढ़े। अच्छा बाबा, एक डेटा भी हमारे पास है, उसको जल्दी से बता देते हैं कि 2019 में जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रहा लोकसभा चुनावों में, उसमें जैसा कि पंजाब में भी बाबा जिक्र कर रहे थे 7.38% वोट उनको मिला था, यूपी में 0.01% वोट मिला, हरियाणा में 0.36% वोट मिला, यानी 1% वोट भी उन्हें हरियाणा में नहीं मिला था। चंडीगढ़ में उन्हें 3% वोट मिले थे, बिहार में 0.06% वोट मिला था, यानी सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। चंडीगढ़ की सीट चाहते हैं वो, लेकिन आपको बता दूं इसीलिए क्लेम किया है उन्होंने। गोवा की आप जिक्र कर रहे हैं, गोवा और उड़ीसा में उन्हें 0.03% वोट मिला था। आम आदमी पार्टी को जो सबसे ज्यादा वोट मिला था वो दिल्ली में मिला था, 18.10, यानी 18% से ज्यादा वोट उनको मिला था दिल्ली में। तो दिल्ली नंबर 1 है आम आदमी पार्टी के लिए, पंजाब नंबर 2 है, बाकी जगहों पे उनकी जमानत जब्त हुई। तो इसलिए कहा जा रहा है कि यदि 18% वोट आम आदमी पार्टी के और 20% वोट यदि कांग्रेस के मिला दें, तो फिर भी जो है वो बीजेपी के वोट से काफी कम है, क्योंकि बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट है दिल्ली में। बिल्कुल, इन दोनों के वोट मिला दें तो 38-40% वोट बनता है, तो उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन ठीक है, यदि ये दोनों इकट्ठे मिलकर लड़ते हैं तो एक अच्छी फाइट दे सकते हैं बीजेपी को, ऐसा लोग कह रहे हैं, खासकर उन लोकसभा क्षेत्रों में दिल्ली में जहां पर कि उनको लगता है कि उन सांसदों ने जिनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो बाकी जगह हो, तो इसलिए दिल्ली में बात जो है 4-3 की हो रही है। हालांकि यदि लोकसभा के आंकड़े देखें तो उसमें 2% वोट जो है आम आदमी पार्टी के पास कम है। तो बाबा एक दिल्ली के बारे में एक आंकड़ा और भी देते हैं, जो आंकड़ा हमने निकाला है। देखिए दिल्ली में जो पिछली बार जो 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें पूर्वी दिल्ली सीट पर बीजेपी के गौतम गंभीर ने अरविंद सिंह लवली को हराया था। अरविंद सिंह लवली दूसरे नंबर पे थे और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वहां तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे। उत्तर पश्चिमी दिल्ली पर बीजेपी के उम्मीदवार हंसराज हंस ने आपके गोगन सिंह को 5.5 लाख वोट से हराया था। यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी तीसरे वोट पर पहुंच गया था। बाबा चांदनी चौक के बारे में आप बताएं, चांदनी चौक और नई दिल्ली जो सीट है। चांदनी चौक और नई दिल्ली सीटों पर बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। हर्षवर्धन ने 2,28,000 के अंतर से जेपी अग्रवाल को हराया था और मीनाक्षी लेखी ने 2.5 लाख मतों के अंतर से जो है वो अजय माकन को हराया था। जबकि दक्षिण दिल्ली के सीट पर रमेश बिधूरी ने राघव चड्ढा को 3,67,000 वोटों से हराया था। कांग्रेस के विजेंद्र सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। उसी तरह आम आदमी पार्टी की बात करें तो पंकज कुमार गुप्ता चांदनी चौक से, नई दिल्ली से ब्रजेश गुप्ता और उत्तर पूर्वी दिल्ली से दिलीप पांडे अपनी जमानत नहीं बचा पाए। तो ये जो जमानत नहीं बचा पाए, उन सभी माने उन पार्टियों का ये गठबंधन होना है। अब देखते हैं कि ये गठबंधन कैसे होता है। वैसे ये आंकड़े लेके जरूर कांग्रेस पार्टी वाले भी बैठे होंगे और आम आदमी पार्टी वाले भी बैठे होंगे, और जिसपे कि वो चर्चा कर रहे होंगे। देखिए बिल्कुल बाबा, देखिए एक राजनीतिक मजबूरी है अरविंद केजरीवाल के लिए भी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पिछले 2 चुनाव 2024, 2014 और 2019 का चुनाव वो अलग अलग लड़के देख चुके हैं। उन्हें मालूम है कि अगर 2024 में एक साथ नहीं आए, तो जैसा कि अभी आपने बताया कि 3 जगहों पे बहुत कम वोट आए थे आम आदमी पार्टी को, तो उनको पता है कि अगर आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट जोड़ लें 2014, 2019 का, तो उसके बाद भी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको 1.5 से 2 लाख की मार्जिन मिली हुई है। तो ये जो बड़ी चुनौती है, इस बात को अरविंद केजरीवाल समझ रहे हैं, इसीलिए वो कांग्रेस जो कट्टर दुश्मन आपने शुरू में जिक्र किया, वो अपने कट्टर दुश्मन से बातचीत कर रहे हैं, कट्टर राजनीतिक दुश्मन से बातचीत कर। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या केजरीवाल के लिए कांग्रेस त्याग करेगी? क्योंकि केजरीवाल ने सूरत में तो अपना कैंडिडेट दे दिया है। कांग्रेस की मजबूरी है, कांग्रेस की मजबूरी है। वो एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो गुजरात में सीट छोड़ेगी? चलिए, गुजरात में उनका क्लेम बनता है, तो एक सीट सूरत अनाउंस कर दिया। आपने देखा होगा कि एक आदिवासी नेता को उन्होंने अनाउंस कर दिया। हाँ, जेडीयू ने भी अरुणाचल में अनाउंस कर दिया है। लेकिन क्या वो हरियाणा में छोड़ेगी? मुझे नहीं लगता हरियाणा में छोड़ेगी। हुड्डा साहब मानेंगे नहीं। हुड्डा अपनी पूरी, क्योंकि हरियाणा का चुनाव जो है ना, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लोकसभा विधानसभा दोनों साथ होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तगड़ी बार्गेनिंग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप हमसे पंजाब में लेंगे तो आपको हरियाणा में देना पड़ेगा। तो ये वो पंजाब से कंपैरिजन हरियाणा का कर रहे हैं।
और वो फिर गोवा में भी मांग रहे हैं, गोवा में भी उनके एक दो विधायक हैं, तो वहां भी वो चाहते हैं कि एक सीट उनको मिले। तो ये क्या जो हमने यहाँ पे लिखा है, क्या केजरीवाल के लिए कांग्रेस त्याग करेगी, तो कांग्रेस को देखते हैं कितना त्याग करती है, कितना सीटें छोड़ती है, तभी इस गठबंधन की कोई तस्वीर बनेगी। क्योंकि कई कांग्रेस नेता मुझे निजी बातचीत में कह सकते हैं कि ये कैसा अलायंस टॉक है कि आप दिल्ली में करोगे और पंजाब में नहीं करोगे, हरियाणा में नहीं करेंगे, या गोवा और गुजरात में अलग तो करेंगे। आप क्या दिल्ली में एक साथ चुनाव प्रचार करोगे और पंजाब में एक दूसरे को गाली दोगे? वही आदमी जाके वहां प्रचार करेगा, तो कांग्रेस को। आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को एक बार विधानसभा में समर्थन दिया था। कांग्रेस ने ही जिंदा किया, कांग्रेस ने जिंदा किया। और इन्हीं अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि जो शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित, उनके करीबी लोगों में थे, एनजीओ का काम करते थे, संदीप दीक्षित उनकी मदद करते थे, और बाद में वही अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ गए और उनको हरा दिया, यानी एक मुख्यमंत्री को हरा दिया। तो जो अरविंद केजरीवाल का जो राइज है राजनीति में, वो बिल्कुल एक सपनों जैसा है, एक बिल्कुल ऐसा है कि जिसको अरविंद केजरीवाल ने कहा जैसा है, और वैसा है कि मेरी कमी सबसे ज्यादा सफेद, जो आपको ऐड देखते हैं ना, विज्ञापन देखते हैं, मेरी कमी तुम्हारी कमी से सफेद है, वो वाली बात है। हालांकि अभी जो केस मुकदमे चल रहे हैं, अब उसके बाद क्या होगा, लेकिन वो राजनीति में उन्होंने वो अपना एक मुकाम करा कि बाकी सब चोर है, गलत है, मैं सबसे ज्यादा। आपको याद होगा कि उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ पोस्टर तक लगवाए थे, जो दिल्ली में ऑटो चलते हैं उसके खिलाफ उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ पोस्टर लगाए थे, तो कहते हुए। इसलिए हमने कहा कि क्या दो कट्टर राजनीतिक दुश्मन जो है क्या एक साथ आ पाएंगे। यदि ये होता है तो इसके पीछे कारण ये है कि क्योंकि इन राजनीतिक दलों को लग गया है, यदि इस बार इकट्ठे नहीं हुए तो ये अंतिम चांस है, फिर शायद उनके पास राजनीतिक जमीन नहीं बचेगी। जिस ढंग से एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है, ये कई राजनीतिक विपक्ष में रहने वाले नेताओं का मानना है, और वो एक सीमेंटिंग फैक्टर है इन सभी को साथ लाने का। अब बाबा आगे बढ़ते हैं, वो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। जो दो कट्टर राजनीतिक दुश्मन हैं, अखिलेश और मायावती, यानी बुआ और बबुआ, क्या बुआ और बबुआ उत्तर प्रदेश में एक साथ आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो दोनों में पिछले दिनों कुछ जो घटनाएं हुई उसका जिक्र कर देता हूँ। मायावती ने एक दिन कहा कि समाजवादी पार्टी ने एक पुल बना दिया है मेरे घर के ऊपर से, फ्लाईओवर, और वो मेरे लिए सुरक्षा के लिए जो है वो खतरा है। मुझे तो बीजेपी के मंत्री तुरंत आ गए, बोले कि हम तो मायावती को सुरक्षा देना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। उसके बाद एक घटना होती है कि समाजवादी पार्टी की मीटिंग हो रही है, उसमें कोई समाजवादी पार्टी के नेता कुछ बोलते हैं तो अखिलेश उनको मना करते हैं। एमएलए ने बोला, अखिलेश ने कि भाई आप सम्मान से बात कीजिए। तो क्या आपको लगता है अखिलेश को राजनीतिक सच्चाई समझ में आ रही है? क्या अखिलेश जो है ये समझ रहे हैं, या फिर उनको ये बताया गया है कि नहीं, आपने पिछले बार एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो फेल रहा, उनके लिहाज से, अखिलेश के लिहाज से, राजनीतिक रूप से, मायावती के लिहाज से तो अच्छा रहा, 10 सांसद चुने गए। उसके पहले मायावती के एक भी सांसद नहीं थे, समझ गए? तो उनके 10 सांसद, 5 सांसद जो है समाजवादी पार्टी के, 5 सांसद पहले भी थे समाजवादी पार्टी के, उससे पहले भी थे, वो अपने पॉकेट में जीतते थे, पिछले बार भी जीते। खास बात है कि 5 मुस्लिम सांसद हैं। आप जो उनके जीते हैं वो मुस्लिम कोर वोटर से जीत के आए। तो अब जो है उस बिखराव को रोकने के लिए क्या अखिलेश को ये समझ में आ गई है कि मायावती के साथ जाना ही चाहिए इस बार, और इस बार उस गठबंधन में कांग्रेस और जयंत चौधरी, इन सबको साथ रखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक सूझबूझ अखिलेश यादव को देनी पड़ेगी, और इसलिए शायद उन्होंने कहा कि मायावती का नाम इज्जत से लीजिए। जी, तो लेकिन बाबा एक सवाल और भी है कि देखिए, अखिलेश तो भले ही चाह रहे हो कि मायावती साथ आ जाएं, लेकिन क्या बहन जी चाहती हैं ऐसा? बहन जी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, उनका कोई पब्लिक बयान ऐसा सामने नहीं आया है जिसमें वो ये कह रही हूँ कि वो इंडिया अलायंस के साथ जाना चाहती हैं। वो लगातार आलोचना कर रही हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश यादव या कांग्रेस चाहेगी तो क्या मायावती आएंगी? इसमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस का ज्यादा बड़ा रोल हो सकता है। कांग्रेस शायद उनको मना ले, अखिलेश यादव से उनके रिश्ते तल्ख हैं। हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश यादव के साथ मायावती के राजनीतिक रिश्ते काफी मधुर नहीं है, काफी खराब है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस एक ऐसा कैटलिस्ट है, प्रेरक का काम करेगी यदि कांग्रेस बीच में पड़ती है, क्योंकि मुझे पता है कि कांग्रेस में इस बात को लेकर के काफी थिंकिंग हो रही है कि एक हाथ में अखिलेश यादव रहे और एक हाथ में मायावती रहे, और कई बार इस बात की चर्चा हुई। इसलिए एक मीटिंग हो रही थी इंडिया अलायंस की, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता ने पूछ भी लिया कि क्या आप मायावती को साथ लाना चाहते हैं। अभी एक सवाल जो है, इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बाद
राम गोपाल जी से पूछा गया, राम गोपाल यादव से, कि क्या आप चाहेंगे कि मायावती के साथ भी गठबंधन हो जाए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा हमारा तो उनके साथ गठबंधन रहा है, हम पहले भी साथ लड़ चुके हैं, हम पहले भी सरकार वो किए हैं, लेकिन वही छोड़ के चली गई, तो आप ये सवाल उनसे पूछिए। तो वो ये भी कह सकते थे नहीं हम नहीं करेंगे, जैसा अभी तक ऐसा लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी और बीएसपी में ऐसा 36 का आंकड़ा है। लेकिन जो प्रबुद्ध राजनीतिक लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, विरोधी होते हैं। तो इसलिए क्या फिर से यहाँ पे लगाता हूँ, अखिलेश और मायावती का साथ आना क्या दोनों के लिए राजनीतिक मजबूरी है, खासकर अखिलेश के लिए राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि मायावती जो है विधानसभा में तो पिट चुकी हैं पूरी तरह, अकेली लड़ेंगी तो क्या पता फिर से पिछली बार की तरह 2014 की तरह जीरो पे आ जाए, हैं? जिसने कहा था हाथी ने अंडा दिया था, तो क्या वो स्थिति चाहेंगे, या फिर 2 कदम पीछे हट के सीट शेयरिंग करके कांग्रेस को भी साथ लेकर के, जयंत को भी साथ लेकर के, एक और बाकी छोटी छोटी पार्टियों को भी करके एक कोalition बनाएंगी जो बीजेपी से लड़ सके। तो बाबा इसमें देखिए एक चीज ये है कि अगर मान लिया, देखिए अभी ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है कि क्या मायावती और अखिलेश और कांग्रेस एक साथ आएंगे, आरएलडी भी उसमें शामिल होगी, लेकिन देखिए अगर ये लोग एक साथ आते हैं तो जो 2019 का जो लोकसभा चुनाव है, जो सीटें उसमें बटी हैं, वो एक पैमाना हो सकता है, क्योंकि उस पैमाने के आधार पर सीटें बढ़ सकती हैं और उसमें कांग्रेस और आरएलडी को एकोमोडेट किया जा सकता है। ऐसा जो कांग्रेस के सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव तैयार होंगे तो सीटों का बंटवारा कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, जरूर 5-10 सीटों पर मतभेद होगा, 80 सीटें हैं, लेकिन वो सुलझाई जा सकती हैं। और आपको कई नेता एक दूसरे के सिंबल पे भी लड़ते हुए दिख सकते हैं, ऐसा राजनीति में होता है। कई एक आध जगह आपको फ्रेंडली फाइट भी दिख सकती है, ये भी राजनीति में होता है। आपने देखा होगा जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था तो कांग्रेस के बहुत से कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव विधानसभा का लड़े थे, लेकिन लोकसभा में भी क्या ये होगा, इसको लेकर एक बैठक होनी थी आज, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, जिसमें एक अपडेट ये आया है कि समाजवादी पार्टी के लोग तो उस मीटिंग के लिए तैयार थे, लेकिन जो अखिलेश, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय रॉय, वो एक पदयात्रा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से वो लिस्ट तैयार नहीं कर पाए थे। जो कांग्रेस का क्लेम है जिन जिन सीटों पर, वो सूची तैयार नहीं हो पाई थी, इस वजह से वो मीटिंग टल गई है और माना ये जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में वो बैठक फिर से हो सकती है। और मुझे लगता है कि ये पूरे गठबंधन में तो तेजी जो है 14 तारीख के बाद आएगी, उसके लिए थोड़ा आप इंतजार कर लीजिए, 2-3 दिन की बात है। उसके बाद एक आपको साफ तस्वीर देखने को मिलेगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी के साथ हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ हो, चाहे वो ममता बनर्जी के साथ हो। देखिए दिक्कत कहाँ है, दिक्कत उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि आप की पोस्चरिंग है इतनी ऐसी हो गई है कि जैसे लगता है कि एक दूसरे के एकदम धुर विरोधी हैं। उत्तर प्रदेश में दिक्कत जो है पंजाब में दिक्कत, इसका मतलब जो दिक्कत नेताओं के पर्सनालिटीज को लेकर के, अरविंद केजरीवाल को ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप माने या नहीं माने, अधिकतर कांग्रेसी नेता ट्रस्ट उनको तो आरएसएस से ज्यादा खतरनाक बताया था। तो एक यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर भी है। उसी तरह वो जो है अखिलेश और मायावती के बारे में भी आप ऐसा कर सकते हैं, वो गठबंधन में लड़े भी हैं। वो एक्चुअली यूपी में ना हुआ ये है सदाब कि सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। आपने मिल के लड़ लिया, आपने अलग अलग सब कुछ करके लड़ लिया, विधानसभा लड़ लिया, राहुल गांधी एक साथ पदयात्रा कर रहे हैं, वो रोड शो कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। कांग्रेस ने तो सपा बसपा दोनों से अलायंस करके देख लिया। तो ये एक दिक्कत, एक कुछ नया ढूंढना होगा। और तीसरी दिक्कत पश्चिम बंगाल में है कि वहां पे ममता बनर्जी कितनी सीट देंगी, 2 सीट देने की बात कर रही है, तो वो मैं मानता हूँ। एक कांग्रेसी नेता ने मुझे कहा कि 2 तो हम जीते हुए हैं, यदि 2 ही हमें देंगी तो वो कौन सा अलायंस हुआ, वो तो अलायंस नहीं हुआ। तो कांग्रेस पश्चिम बंगाल में उन सीटों को पर दावा कर रही है जो बीजेपी ने जीती। तो ये कमजोर कड़ी आप मानते हैं? यानी मायावती, ममता बनर्जी कमजोर कड़ी। अखिलेश तो चलिए फिर भी तैयार है। मायावती, ममता बनर्जी और केजरीवाल ये कमजोर, क्योंकि उस नेता ने मुझे कहा कि यदि ममता दीदी 2 ही सीट देंगी तो ये गठबंधन तो नहीं हुआ, गठबंधन तो होगा 4 या 5 पे बात होगी। अधीर रंजन चौधरी वैसे भी जीतते रहे, वैसे भी जीतते रहे, और मालदा की सीट जो है कांग्रेस के पास परंपरागत सीट है। तो मालदा की आपको याद होगा कि अब्दुल गनी खान चौधरी लड़ा करते थे, जो कि केंद्रीय मंत्री थे, उनकी बेटी वहां से अभी वो तृणमूल में चली गई। तो वो सीटों पे, वो सीट जो है आप देखेंगे तो वो सीटों पर कांग्रेस का क्लेम बनता है। मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण वो जीती हुई है, और बहरामपुर कांग्रेस जीती हुई है। एक रायगंज की सीट है जो दीपा मुंशी के लिए मांग रहे हैं, वो सीट बीजेपी ने जीती है। वहां पे यदि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का वोट आप मिला देंगे तो इकट्ठा हो जाएगा।
यदि इस गठबंधन में लेफ्ट पार्टी आता है तो वो सोने पे सुहागा होगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उनके जो बहुत मतभेद बहुत गहरे हैं। ममता बनर्जी लेकिन लेफ्ट आप के इस मतभेद। तीनों का वोट जोड़ेंगे ना तो आपको असली तस्वीर दिखाई देगी। लेकिन चूंकि लेफ्ट के काडर, ऐसा कहा जा रहा है, वो उसको एक रणनीति के तहत अकेला छोड़ा जा रहा है कि उनके काडर ममता बनर्जी को वोट नहीं देंगे, भले बीजेपी को दे दें। तो इसलिए उनको अलग कहा जा रहा है कि आप अलग ही लड़ो भाई साहब, और आप अपना वोट लेकर अभी आओगे ना, कहीं तो वो वोट बीजेपी को ना जाए, बल्कि वो लेफ्ट को चला जाए, भले को खराब हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को ना मिले। तो ये इस चीज को लेकर के ये सारा किया जा रहा है। तो बिल्कुल बाबा, अब इस डिस्कशन को एंड करते हैं, और इस जो फाइनल कमेंट है वो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी की जो कमेटी है उसके सारे नेता दिल्ली में मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से मीटिंग नहीं हो पाई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ मीटिंग होने वाली है, और कल एक वर्चुअली मीटिंग होने वाली है इंडिया ब्लॉक की, जो कि सुबह 11 बजे बुलाई गई है, जिसमें भी वो सीटें फाइनल होंगी, और संयोजक का नाम भी कहा जा रहा है कि वो फाइनल होने चाहते हैं। तमाम दल जो है वो चाहते हैं कि उसका एक संयोजक बनाया जाए। तो जो सरगर्मी है वो काफी तेज है, क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी ने सभी दलों से छीन लिया है, और वो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी दल बैकफुट पर आ गए हैं। तो उनके पास अब एक ही रास्ता है कि वो एक अच्छा अलायंस बनाएं, सभी दलों में अच्छी सीट शेयरिंग हो जाए, और एक अच्छे गठबंधन के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सामने चुनाव लड़ने जाएं। तो इसको लेकर ये होने वाला है। तो बाबा, आपका क्या है फाइनल? मेरा ये कहना है कि अब ये एक मौका है इनके पास, सभी विपक्षी दलों के पास ये एक मौका है। यदि इस मौके को वो गवा देते हैं तो उनको भी मालूम है कि फिर उनके पास शायद मौका ना हमें मिले। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि क्या वो अपने पर्सनल एम्बिशन या अहंग जो बोलते हैं जिसको ना, उसको दरकिनार रख करके, जैसा कि शरद पवार ने एक दिन पहले कहा कि 1-2 सीटों के लिए हम अलायंस थोड़ी ना खराब कर देंगे, तो 1-2 सीटों के लिए आप वैसे पकड़ के मत बैठिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए। राजनीति है, राजनीति में मिलके आप यदि करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। ये 1977 में भी हमने देखा था, ये सोनिया गांधी ने करके यूपीए अलायंस में उन्होंने करके दिखाया, वो भी वाजपेयी जैसे। उस समय आपको याद होगा कि स्टोरीज छपी थी कि क्या कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। हाँ, तो ये बाउंस बैक होता रहा है। अपोजिशन या जो है बाउंस बैक करती रही है, इतिहास गवाह है। हालात अभी थोड़ा जरूर बदले हैं और अपोजिशन के लिए वैसे मुफीद नहीं है, लेकिन यदि इन्होंने बुद्धिमत्ता, राजनीतिक सूझबूझ दिखाई और दूरदर्शिता दिखाई तो विपक्ष के लिए ये मौका बन सकता है। नमस्कार।